हेलो गाइस, आपका अपना चैनल जीके मस्ती दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग कवर करेंगे बिहार बोर्ड यानी 10th एग्जाम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को, जो साइंस विषय से जुड़ी है। और साइंस में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग कवर करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए, यानी गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यानी गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वक्रता त्रिज्या। यानी मुख्य फोकस नहीं होगा, प्रधान अक्ष नहीं होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन को कवर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है अब देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया है कि दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। यानी जो दांत का डॉक्टर होता है वो बड़ा देखने के लिए, यानी दांत को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दांत को बड़ा देखने में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर के राइट आंसर हो जाएगा वो ए, वास्तविक और उल्टा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ये इसमें दिया गया है, सॉरी, इसमें दिया गया है कि जे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि जे निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। यानी कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, +16। ठीक है, +16। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कवर करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जे परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण आता है और परावर्तन कोण जब आता है तो ये दोनों बराबर होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। हवा यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि मीटर, किलोमीटर इसको बहुत ध्यान दे के, नहीं तो 1 किलो कहीं दे देगा केमी-मीटर, कहीं कुछ दे देगा। इसमें हम लोग देख लेते हैं, रट लेते हैं कि जे 3.8 के 3.10 के पावर आर 3 अब रट लेते हैं, उसको मीटर में नहीं याद करते हैं। तो इससे क्या होता है, गलती हो जाता है। तो सबसे पहले 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का क्या उदाहरण है? प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। अब क्वेश्चन नंबर
8 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे कि प्रकाश के, क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आप भी कमेंट में लिखिए जवाब कितने नियम हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी प्रकाश के 2 नियम हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? और कौन सा दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के हो जाएगा बी, यानी सबसे बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में होता है। अब चलिए नेक्स्ट, बहुत सारा क्वेश्चन है इसीलिए हम जल्दीबाजी में करा रहे हैं, आप देख लीजिए, वीडियो पॉज करके देखते रहिएगा। चलिए हम चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, क्या संबंध है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एफ इजक्वल टू r/2, r/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है काल्पनिक होता है, क्या होता है? काल्पनिक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी जो बनता है, दाढ़ी, तो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? यानी कि बाल उल कटवाने आप जाते हैं तो कौन सा दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में लोग करता है लोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के सी, अवतल, यानी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं हजाम लोग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख रहे हैं कि ये दर्पण सूत्र कौन सा है? इसमें दर्पण सूत्र अब देखना है कि ये कौन सा है। इसका 13 नंबर में देखते हैं कि ये दर्पण सूत्र कौन है। 1/, इसमें 4 ऑप्शन दिया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? क्वेश्चन नंबर 14 के राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 के राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी समतल तथा उत्तल, समतल तथा उत्तल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि जो 15 में कह रहा है कि ये समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को कवर करेंगे। अब 16 नंबर कह रहे हैं कि जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? यानी 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की कितना होती है? आधी होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनता है? अवतल दर्पण से। क्या बनता है? अवतल दर्पण से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे कि ये एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, क्या होगा? एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक और हासित, इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक और हासित। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ईंट है, ईंट क्या है? ईंट क्या है? तो ईंट हर कोई जानता है अपारदर्शी है, अपारदर्शी यानी उसमें दिखाई नहीं देता है। ईंट में क्या होता है?
दिखाई नहीं देता है, अपारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं कि जो हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती हैं। वे वस्तु क्या होती है? 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दीप या प्रदीप, दीप या प्रदीप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग 21 को कवर करेंगे। 21 को कवर करेंगे। 21 को कवर करेंगे। एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर यानी 3 मीटर सेकेंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको बनाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 6 मीटर, यानी 6 मीटर। एक मनुष्य यानी कह रहा है एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर सेकेंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता, यानी 3 दूना 6 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। संयुग्मी फोकस संभव है, केवल संयुग्मी फोकस संभव है। इसका 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी सेंटीमीटर है। इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, क्या होगी? इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो इसका 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी 40 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा, क्या होगा? यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। 25 को देखेंगे, कवर करेंगे। यदि दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण क्या है? यदि कह रहा है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितने दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। तो ये किस में बनता है सीधा? समतल या उत्तल में, यानी समतल या उत्तल में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। अब 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने 26 नंबर है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर, सम्मुख या सामने वही होता है, दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब स्वदेश सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा, क्या होगा? वह दर्पण क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, क्या बनता है? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर सी हो जाएगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच। अब क्वेश्चन नंबर को देखेंगे 28 नंबर को देख रहे हैं। तो इसमें दिया है कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करे। किसी वस्तु को
हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करता है, यानी आँख में पड़ता है तो आँख में, तो उसको हम देखते हैं तो यही परावर्तित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 को। अब कह रहे हैं 29 नंबर क्वेश्चन कीजिए, किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन पाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट में लिखते जाइए, जवाब कीजिए हाँ हमारा कितना सही हुआ, हम कितना बनाए, ये सभी अपने आप कमेंट में लिखिए, अपना सुझाव भी दीजिए, कीजिए आपको कैसे लगा वीडियो, और आप भी कुछ मेहनत कीजिए। तो हम लोग चलते हैं, देख रहे हैं 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, ये उल्टा क्वेश्चन दीजिए, नहीं बनता है, तो ये हो जाएगा समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को क्वेश्चन को देखेंगे। अवतल दर्पण के फोकस से, यानी अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी अवतल दर्पण के फोकस से, यानी फोकस से जब प्रकाश निकलती है, चलती है किरणें, तो परावर्तन के बाद आता है, तब जाने के बाद क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे, यानी क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं, समतल दर्पण को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। यह सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग रट जाइए, यानी दिमाग में बैठा लीजिए, बार बार आप लोग सुनिएगा तो निश्चित है कि ये आपको याद हो जाएगा। अगर वैसा भी नहीं हो तो इस वीडियो को डाउनलोड भी कर ले सकते हैं, और इसको बार बार सुनने से याद भी हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 को देख रहे हैं। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण होगा, क्या होगा, 60 डिग्री का परावर्तन कोण। तो आती है जाती है तो बढ़ जाता है, तो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका 30, यानी इसका आधा हो जाएगा डिग्री। तब चलिए अब चलते हैं, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग देख रहे हैं, 34 को सॉरी इसमें क्वेश्चन 32 ही है, 33 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 34 है नीचे। 33 नंबर क्वेश्चन का हम देख ले रहे हैं, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, ये होता है आभासी बनता है, ये क्या होता है, आभासी बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 को हम 34 को कवर करेंगे। 34 में हम लोग देखते हैं जी, 34 में देखते हैं कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अब हम लोग कवर करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन को। 35 नंबर क्वेश्चन को कवर कर हम लोग चलते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका
सॉरी, हम लोग को देखना था 35 नंबर क्वेश्चन, सॉरी। तो हम पढ़ दिए हैं 33 नंबर, 34 नंबर, 34 नंबर। हम लोग देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 को, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा क्या होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि जो अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फोकस के अंदर। फोकस के अंदर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 को हम लोग कवर करेंगे। 38 क्या कह रहा है कि 38 एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्टा होगा। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? तो उल्टा होगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और आप लोग भी कोशिश कीजिए बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि ये साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में क्या उपयोग होता है? जो गाड़ी के साइड में होता है, वो जिसमें देखने के काम करते हैं ड्राइवर, तो वो उसको कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? तो उसमें दर्पण उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण। यानी अब चलते हैं हम लोग आगे कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि 40 कह रहा है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। अब देखेंगे प्रकाश किरणें गमन करती हैं। प्रकाश किरणें किस तरह की गमन करती है? और प्रकाश किरण गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण गमन करती है एक सीधी रेखा में। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? तो हम लोग देखेंगे प्रकाश तरंग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का। अब काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक सीधा इसको नहीं बोलते हैं, तो इसको काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 को हम लोग कवर करेंगे। ये 45 क्या कर रहा है कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C1 के बराबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C1 के बराबर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है C1 के बराबर, 1 के बराबर, यानी C नंबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। ये 46 क्या कर रहे हैं? तो 46 कह रहा है कि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या होती है? उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसारित होती लगती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
47 को देखेंगे। 47 नंबर क्या कर रहा है? 47 नंबर कह रहा है कि गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन है। गोलीय दर्पण में परावर्तन का नियम का पालन है। कोई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, होता है। गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है। गोलीय दर्पण में परावर्तन का नियम का पालन होता है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 को देख रहे हैं कि गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? दूरियों को किसके सापेक्ष मापते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी ध्रुव के। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव के। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। 49 नंबर कह रहा है कि अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा? ये कह रहा है कि अनंत पर, सबसे अंतिम पर किसी बीम का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो उसका आवर्धन क्या होगा? तो 0 होगा। उसका जब अनंत पर बन है तो उसका क्या होता है? आवर्धन कुछ नहीं होगा, 0 होगा। तो अब कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने, अब कह रहा है मोटरसाइकिल जो होता है ना, तो उसके सामने क्या होता है? तो उसके सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। नहीं, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल नहीं होगा, इसका अवतल न हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 51 को देखें। 51 को देख रहे हैं। 51 को छोड़िए, ये हम देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन देख रहे हैं कि ये 52 क्वेश्चन को देखेंगे। 52 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। 52 क्वेश्चन को कि ये एक अवतल दर्पण में वस्तु बीम की स्थिति फोकस और ध्रुव के एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा सी, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो अब देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन को। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? अब क्वेश्चन नंबर 53 को देख रहे हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आभासी और बड़ा होती है। क्या होती है? नहीं, सॉरी, उसको वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 को देख रहे हैं कि 54 यानी 54 को देख रहे हैं। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? यानी कह रहा है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? कुछ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आनंद पर, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आनंद पर। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, सबसे अंतिम क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 55 कह रहे हैं कि 55 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत के समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? किसके द्वारा एक बिंदु समानांतर, यानी समानांतर एक समान में जाता है तो उसको समांतर कहते हैं, किरण पुंज मिल सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। और चलिए हम लोग कवर किए 55 क्वेश्चन को कवर आज हम लोग, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग कवर किए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे और पढ़े होंगे। अगर जो भी त्रुटियां होगी तो आप लोग निसंकोच हमारे इस कमेंट कीजिएगा, और कमेंट का जवाब हम ज़रूर देखेंगे और देंगे। और हम उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और एक बात और आप चाहते हैं कि हरदम हमारे पास ये वीडियो पहुँचे, तो आप इस वीडियो को सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए हम इसी के साथ विदा लेते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।